Oh hi, welcome back to my YouTube channel. I am Shruti, second year student of गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। तो ऐसे बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो तो नहीं है, पर बहुत सारे डाउट थे सेम, मतलब बहुत सारे लोगों को सेम डाउट आ रहे थे, तो ये वैसी वीडियो है Q&A टाइप की, मतलब कि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे तो मैं उसके आंसर दे दूँगी तुमको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो बिना बकवास करे स्टार्ट करते हैं। एक सबसे बहुत मेजर डाउट है कि सिलेक्शन किस रैंक में होता है, यानी कैटेगरी रैंक में होता है कि ओवरऑल रैंक में होता है कि जनरल रैंक में होता है। तो देखो, अगर तुम्हारे नंबर कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। प्राइमरी बात ये है, फर्स्ट बात। और सेकंड बात ये कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे तुम्हें समझा रही हूँ। अगर मानो कि जनरल वाले का सिलेक्शन हो रहा है 50 नंबर पे, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। जनरल वाला कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का तुम्हारे कट ऑफ जा रहा है 50 नंबर, और अगर तुम एसटी कैटेगरी के हो, एसटी, ठीक है, तो अगर तुम्हारे नंबर हैं 50 नंबर या 50 प्लस नंबर, तो तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा वो तुम्हारे जनरल रैंक पे होगा। तुम्हारी जो एसटी कैटेगरी वाली रैंक है वो एक वहाँ पे बच जाएगी, और तुम्हारा सिलेक्शन होगा जनरल वाले रैंक पे, ठीक है। तुम्हें जनरल कोटा से तुम्हें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारी जो रैंक है वहाँ पे बच गई। और अगर तुम्हारे एसटी की रैंक जा रही है, मान लो कितने की, 35 नंबर या 40 नंबर, अगर तुम्हारे 40 नंबर हैं और तुम एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हारा तब सिलेक्शन होगा एसटी कैटेगरी में। लेकिन अगर तुम्हारे नंबर हैं जनरल कैटेगरी से ऊपर या जनरल कैटेगरी को क्लियर करते हुए, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा जनरल रैंक पे या तो यूआर कैटेगरी पे। तो मतलब समझे ना, ऐसे समझ तो गए होंगे, डाउट तो ये क्लियर हुआ होगा ना कि अगर तुम्हारे नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं या उनके बराबर हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी पे, और अगर नहीं है, तुमने एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया है, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा एसटी कैटेगरी पे। तो आई थिंक ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। तो ठीक है, और नहीं हुआ होगा तो फिर भी कमेंट करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रैंक कम होगी या ज़्यादा, मतलब ऐसे काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रैंक कम होती है या ज़्यादा होती है। तो देखो, एक बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो बस ऐसे ही पेपर का लेवल चेक करने आते हैं, तो अपना लेवल चेक करने आते हैं, वो कर रहे होते हैं तैयारी नीट की, वो बस दे देते हैं पीएनएसटी का एग्ज़ाम, ठीक है, बस पेपर का लेवल देखने के लिए। तो वो क्या होता है, वहाँ पे वो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, या तो नहीं कराते हैं, या तो कुछ तैयारी करते रहते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो एडमिशन नहीं लेते, बस एग्ज़ाम देते हैं। तो और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो और कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये यहाँ पे नहीं करना है, कुछ और करना है, बहुत सारी लॉट्स ऑफ है रीज़न बच्चों के पास, ठीक है, कि वो बस पेपर ऐसे दे दिए हैं, तो वो नहीं कराएंगे काउंसलिंग। तो जितने बच्चे काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, तो फिर वो दोबारा रैंक बनती है, दोबारा मेरिट लिस्ट आती है काउंसलिंग कराने के बाद, यानी रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसके बेस पे फिर दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो रैंक, ऑफ कोर्स रैंक कम होती है, ठीक है, बढ़ती नहीं है रैंक, कम होगी रैंक। तो ये भी डाउट तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट डाउट था कि पीएनएसटी के साथ, हाँ पीएनएसटी के साथ, मतलब सॉरी, पीएनएसटी की प्रिपरेशन करने के साथ साथ क्या हम बीएससी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 12th हो गया उनका, तो वो बीच में गैप नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ वो तैयारी के भरोसे नहीं बैठते हैं, वो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते हैं। तो हाँ, मतलब कॉलेज में आई थिंक इतना तो तुम डेली कॉलेज जा नहीं रहे हो, या तो जा भी रहे हो तो कुछ ऐसा अलग तो पढ़ नहीं रहे हो। बायो लिया है, बायो से ही तुम बीएससी कर रहे हो, जो भी CBZ जो भी तुम वही पढ़ रहे हो जो तुम्हारे पीएनएसटी एग्ज़ाम में आना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है वैसे। तो ठीक है, तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहोगे तो तुम टाइम मैनेज करके तुम कर सकते हो। अगर तुम अच्छे से पीएनएसटी का ही पढ़ लोगे तो तुम जाके बीएससी का पेपर लिख सकते हो, और अगर तुम बीएससी का पढ़ लिए हो तो तुम आके पीएनएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ओवरऑल यही समझो कि तुम प्रिपरेशन साथ में रह के कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा ये डाउट तो क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। एक और डाउट था कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे करके है, तो वहाँ जाके तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। एंड बाय द वे ये भी हो सकता है कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा 13 को, हाँ 13 अक्टूबर को आएगा तुम्हारा अलॉटमेंट, फर्स्ट अलॉटमेंट, एंड उसके बाद से 14 से लेके 18 तक तुम्हारे
वो काउंसलिंग मतलब जाके तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ का तो क्लियर होगा कि हाँ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं जाके अभी से बनवा लूँ, लेकिन कुछ का होगा जिनको डाउट होगा कि बस हम देख रहे हैं फर्स्ट राउंड में आता है कि नहीं, या कुछ भी बहुत सारे होता है, ठीक है। तो अगर एक दिन में तो बन नहीं जाएगा। और हाँ, तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनने का ऐसे रोज़ रोज़ तुम ऐसे जाके नहीं बनवा सकते हो कि मेरा मन हुआ आज तो मैं आज चली गई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने, नहीं। हफ्ते में एक डिसाइडेड डे होता है, उसी दिन तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। रोज़ रोज़ तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनता है, हर जगह का अलग अलग होगा आई थिंक। तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन फिक्स होता है, उसी दिन बस मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो जो भी जहाँ का होगा तो तुम कंफर्म कर लेना। एंड बाय द वे, अगर नहीं तुम बनवा के आ पाते हो, क्योंकि 13 को अलॉटमेंट आएगा और उसके बाद से तुम्हारा और 14 से एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा कि कुछ बच्चे बहुत दूर के होंगे, या तो उनको आने जाने में ट्रैवल करने में एक दिन का टाइम लगेगा, उनको आने में भी एडमिशन कहीं और का कॉलेज किसी को दूर का मिला, आने जाने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो ऐसा होता है, यहाँ पे तो हुआ है एक्चुअली, रीवा में तो हुआ है कि जब तुम अगर नहीं रहता है तुम्हारे पास, तो तुम जब तुम्हारा एडमिशन होता है तो कॉलेज में भी बन जाता है। मेरा तो बन गया था बाहर से, पर आई थिंक मुझे इतना पता है, और बाकी कुछ अपग्रेड हो गया होगा तो कमेंट में बताना कि नहीं अब नहीं बनता है या जो भी। तो कॉलेज अगर नहीं बनवा पाते हो तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन टाइम में भी मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। तुम इसको लेके तुम बहुत ज़्यादा इससे परेशान मत होना, और बाकी कुछ भी अपग्रेड या कुछ भी होता है तो तुम कमेंट करके बताना मेरे को। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है कि किसी की जैसे शादी हुई तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, या तो किसी की शादी ऐसे कुछ महीनों पहले हुई है, अभी नहीं बन पाया है। तो देखो, साफ़ सुथरी बात ये है कि तुम्हें यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है। तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कहीं से नहीं लग रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी नाम होगा तुम्हारे पेरेंट्स का चलेगा, तो इतना लोड मत लो। ये शादी वादी का कुछ भी यहाँ पे सीन नहीं है ऐसा कि तुम्हारी शादी हो गई है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि कुछ क्लासमेट्स हैं जिनकी शादी हुई है तो ऐसा उनका नहीं लगा है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी ये नहीं कि अगर तुम्हारा लग जाए तुम कह दो कि अरे आपने तो बोला था नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। बस मुझे जहाँ तक पता है तो मैरिज सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे एडमिशन में, तुम उसको तो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। एंड अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट था कि गैप सर्टिफिकेट, जैसे कि एक ये था, ये तो आई थिंक मैंने क्लियर किया है पर फिर भी बता रही हूँ कि अगर कोई कॉलेज कर रहा है, यानी 12th के बाद उसने गैप नहीं लिया है, 1-2 साल की प्रिपरेशन के लिए गैप लिया है या कुछ भी, अगर वो कॉलेज कर रहा है, एक डाउट था इसीलिए बता रही हूँ मैं, कि कोई बीएससी कर रहा है, फिर उसका इधर उसने एग्ज़ाम दिया, उसका हो गया, तो क्या उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, तुम्हें कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तुम अपने डॉक्यूमेंट लेके आना जो भी हैं रिक्वायर्ड, उसकी वीडियो है मैं डाल दूँगी, तो अपने डॉक्यूमेंट लेके आना। और बाकी कुछ शपथ प्रमाण पत्र बनते हैं, वो तुम्हें जाके कलेक्ट्रेट में बनवाने पड़ेंगे, बस वो तो नॉर्मल है, ठीक है। बाकी मेनली तुम अगर ये कहोगे कि अगर तुम कॉलेज कर रहे हो फिर तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, क्या गैप सर्टिफिकेट लगेगा? तो नहीं, तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जिन्होंने कुछ किया नहीं इन द सेंस कि 12th के बाद उनका 1-2 साल ड्रॉप हुआ है, मतलब तैयारी कर रहे थे वो, उसमें ड्रॉप लिया है उन्होंने, उनको ज़रूरत होती है। तुम्हें नहीं लगेगा अगर तुमने कॉलेज किया है या कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एंड नेक्स्ट डाउट था कि यूनिफॉर्म क्या है, मतलब लड़कियां शर्ट पहन सकती हैं, पैंट पहन सकती हैं, या तो यहाँ पे तुम्हें नर्सिंग में तुम नहीं पहन सकते हो, तुम्हें पहन के आना है सूट, यानी कि ये दिख रहा होगा ना तुमको, ऐसे टाइप का तुम्हारा कुर्ता होगा, कुर्ती होगी, जो भी एप्रॉन होगा, और नीचे वाइट कलर की लोअर हो, सॉरी वाइट कलर की सलवार होती है, ठीक है। हाँ, वाइट सलवार होती है, वाइट एप्रॉन होता है, बैच वगैरह लगाना होता है तुमको, ठीक है। ऐसे प्रॉपर, अभी तो ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे बैठी क्योंकि लंच टाइम था और वीडियो बनाना था एक्चुअली। और बाकी तुम्हें प्रॉपर जूड़ा बना के उस पर जूड़ा नेट लगा के आना होता है, ठीक है। और हाँ, और वाइट शूज़, वाइट सॉक्स, इस ड्रेस के लिए तो वाइट शूज़ और वाइट सॉक्स है कंपलसरी। एंड एक और ड्रेस होता है वो कम्युनिटी ड्रेस, हाँ कम्युनिटी का ड्रेस होता है,
उस पर शायद ब्राउन कलर की सलवार होती है और ब्राउन कलर के ऐसे ही चेक टाइप का कुर्ता होता है और वाइट एप्रॉन तो वाइट होती है, उसके लिए शूज़ ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो वो सब तो तुम आओगे तो पता चलेगा। पर अगर तुम्हारा डाउट ये है कि तुम यहाँ पे शर्ट पहन सकते हो या पैंट पहन सकते हो, तो नहीं, यहाँ पे तुम्हें कुर्ता सलवार एप्रॉन यही पहनना पड़ेगा। और एप्रॉन वो भी फुल नहीं होता है, हाफ एप्रॉन होता है, हाफ एप्रॉन होगा। और हाँ, जब विंटर टाइम में तुम्हारा ब्लू स्वेटर होता है, ब्लू कलर की स्वेटर पहनना होता है विंटर में। यहाँ का तो सीन यही है और आई थिंक हर गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रेस कोड तो यही है, मुझे पता है जहाँ तक। और बाकी जो भी कमेंट में तुम्हें और कुछ नया पता चला होगा वो तुम बताना। और एक हाँ, नेक्स्ट डाउट ये था कि जैसे 5 साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है ना, कि जॉब के लिए, कि अगर मेरा कि 5 साल का हमने बॉन्ड भरा है कि कॉलेज होने के बाद हमें पोस्टिंग देंगे, 5 साल जॉब करना कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल होने के बाद कोई निकाल देगा, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें। गवर्नमेंट से तो कोई क्यों ही निकालेगा यार, कोई नहीं निकालता है किसी को। तुम्हारी बार पोस्टिंग होती है, तुम वहीं जॉब करते हो। और हाँ, ट्रांसफ़र अगर तुम लेना चाहो वो तुम ले सकते हो बाद में, कि तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और तुम्हें जाना है, या तो तुम कहीं दूर से कॉलेज किए हुए, दूर कहीं पोस्टिंग हो गई है तुम्हारे आसपास भी घरों के, या तो कहीं भी तुम रह सकते हो आसपास कॉलेज हॉस्पिटल कुछ है, वहाँ तुम पोस्टिंग ले सकते हो। बाकी जॉब वॉब से तुम अगर जॉब में पोस्टिंग हो गई है तुम्हारी गवर्नमेंट, वहाँ तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। तो ऐसा मन में भ्रम मत पालो तुम, ठीक है। तुम्हारा ये डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट डाउट, आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एडमिशन हो गया तुम्हारा, तो क्या तुम्हें हॉस्टल लेना कंपलसरी है। तो रीवा का तुम्हें बताऊं, रीवा में कोई कंपलसरी नहीं है, और आई थिंक बाहर भी नहीं होगा, मुझे पता है शायद, पर रीवा में नहीं है। रीवा में हॉस्टल लेना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारा घर है आसपास, ठीक है, रीवा से ही हो तुम, या तो घर से आते हो तुम घर से आओ, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है। तुम रूम लेके रहना चाह रहे हो तुम रूम लेके रहो, या तो प्राइवेट हॉस्टल में रहना चाह रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्टल जो कि कॉलेज वाले देंगे, प्राइवेट हॉस्टल यानी कि जो ऐसे ही हॉस्टल होते हैं आसपास तुम्हारे हॉस्पिटल या कॉलेज के, तो उनमें रहना चाहो तुम रह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और एक और डाउट था कि हॉस्टल में कितनी लड़कियां होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे कि हॉस्टल में रूम और उसमें स्पेस कितना है, यानी कि कितने सारे, हाँ, कितने उस पर कितनी सारी स्ट्रेंथ है तुम्हारे हॉस्टल के रूम में, स्ट्रेंथ कितनी है या कुछ भी। तो अभी जहाँ तक है, तो अभी यहाँ रीवा में तो एक रूम में 2 लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है, दो लड़कियाँ रहती हैं। हाँ, एक रूम में 2 या 3 लड़कियाँ रहती हैं सेकेंड ईयर में। बाकी फर्स्ट ईयर में तो शायद आई थिंक 1 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ रहती हैं। जो भी है, तुम आओगे, तुम घूम लेना, तुम देख लेना, ऐसे वो मत हो जाना कि तुम्हें कोई चीज़ लेना है तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। पहले तुम अपना पहले तुम आराम से देख लेना कहाँ पे क्या है, तुम्हें कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तुम आराम से प्रॉपर देख वेख लेना हॉस्टल की क्या सुविधाएं हैं, तुम्हें उस पर कंफर्टेबल हो या नहीं, या जो भी तुम्हारा है। तो इतना वो मतलब पैनिक मत हो, अभी आराम से तुम काउंसलिंग कराओ, चॉइस फिलिंग करो, या जो भी है। दैट्स इट। तुम्हारा आई थिंक ये डाउट तो क्लियर हुआ होगा कि कंपलसरी है, तो कंपलसरी तो नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डाउट था कि सबसे बड़ा यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, मेधावी छात्र योजना, इसका कोई लाभ मिलता है, तुम्हारे 70% से ऊपर है, 75% से ऊपर है, तो क्या तुम्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कोई स्कॉलरशिप की लाभ नहीं मिलता है, तुम्हें बस एक स्टाइफंड मिलती है यहाँ पे हर कैटेगरी वाले को, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको, ठीक है। लेकिन तुम्हें कोई स्कॉलरशिप जैसा कुछ भी तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारे 90% हो, 95% हो। तुम्हें अगर तुम सोचोगे तुम्हें फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें प्रॉपर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इसकी उसकी हर प्रकार की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है फ़ीस वो तुम्हें देनी पड़ेगी। यहाँ पे तुम्हें स्कॉलरशिप या कोई योजना ऐसा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो नहीं मिला है यार, और हमारी जानकारी में तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इस फीस की छूट रही है किसी की, मतलब किसी को फ़ीस नहीं देना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये डाउट तो क्लियर हुआ होगा तुम्हारा।
एंड हाँ, अगर तुम्हें कुछ और डाउट आ रहे हैं, कुछ और जानना है कि कैसा कॉलेज है, कैसा क्या है, तो तुम वो कमेंट करना, मैं आंसर कर दूँगी या तो वीडियो बना दूँगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है? चलो ठीक है, दैट्स इट।